Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with paper 1 Administrative Theory of Public Administration. और आज हम इसका एक significant topic cover करेंगे and that is Public Choice Approach when citizens became the center of administration. Now imagine करें कि एक small town council meeting रखती है ताकि वो एक नए पार्क के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिसाइड कर सके. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पार्क की कॉस्ट पर आर्ग्यू करता है कि लागत ज़्यादा है. वहीं एक पॉलिटिशियन चाहता है कि पार्क उसके वार्ड में बने ताकि उसे वोट मिले. देन सिटीजन्स कहते हैं कि पार्क उनके घर के पास बनाया जाए. अब आप सोचिए और बताएं कि किसे सच में पार्क की लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या सिटीजन्स जो एक्चुअली में पार्क को यूज़ करने वाले हैं. और यही सिंपल क्वेश्चन हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच की ओर ले जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को जनता के नज़रिए से देखना सिखाती है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में बहुत सारे वेलफेयर स्टेट बने. वेलफेयर स्टेट एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें स्टेट एक्टिवली काम करती है ताकि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को इम्प्रूव कर सके. और ऐसा सरकारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के ज़रिए कर पाती है जिससे सिटीजन्स की बेसिक स्टैंडर्ड लिविंग को इंश्योर किया जाता है और उनको अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज जैसे फैक्टर्स से प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इन पावर. नाउ जैसा कि मैंने बताया, वेलफेयर स्टेट पूरी दुनिया भर में बनना स्टार्ट हुई. सरकारें लोगों के बारे में सोचने लगी और सारे काम करने लगी, जैसे इंडस्ट्रीज चलाना, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना. पर जैसे जैसे सरकार का आकार बढ़ा, मतलब ब्यूरोक्रेसी बढ़ी, वैसे ही इनएफिशिएंसी एंड करप्शन भी बढ़ गया. और लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि अगर मार्केट्स फेल हो सकती हैं तो क्या गवर्नमेंट्स भी उसी तरह फेल हो सकती है. और इसी सवाल की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच स्टेट सेंटर्ड मॉडल से सिटीजन सेंटर्ड मॉडल पर आया. इसी से जन्म हुई पब्लिक चॉइस थ्योरी जो कहती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से समझा जा सकता है. पब्लिक चॉइस स्कूल एक विचारधारा है, स्कूल ऑफ थॉट है जो कहती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही समझा जाए जैसे हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं. यानी जैसे इकोनॉमी में व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट और रैशनैलिटी मतलब लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेता है, वैसे ही पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड वोटर्स भी अपने फ़ायदे के अनुसार व्यवहार करते हैं. देन पब्लिक चॉइस थ्योरी की नींव यानी शुरुआत हमें जेम्स एम बकनन एंड गॉर्डन टुलॉक के काम में दिखती है. उन्होंने द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट 1962 नाम की एक क्लासिक बुक लिखी जिसने पब्लिक लाइफ में फैसले लेने के तरीकों पर स्कॉलर्स के नज़रिए को, पर्सपेक्टिव को बदल कर रख दिया. उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड वोटर्स कोई संत नहीं है जो बिना किसी मतलब के जनता के भले के लिए काम करेंगे. ये सभी रैशनल इंडिविजुअल्स सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं जैसे कंज्यूमर्स मार्केट में करते हैं. अब मार्केट प्लेस को डेमोक्रेसी समझिए, लोकतंत्र समझिए. यहाँ वोटर्स कंज्यूमर्स की तरह है, पॉलिटिशियंस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पॉलिसीज़ प्रदान करते हैं एज प्रोडक्ट्स, वहीं ब्यूरोक्रेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. हर ग्रुप अपने लाभ को, बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. मतलब वोटर्स कंज्यूमर्स हैं जो पॉलिसीज़ को खरीदते हैं, वहीं पॉलिटिशियंस व्यापारी हैं जो पॉलिसीज़ को बेचते हैं वोट पाने के लिए. और ब्यूरोक्रेट्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते, लागू करते हैं. हर कोई अपने लाभ की तलाश में है, इसलिए सरकारी निर्णय हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर नहीं होते बल्कि व्यक्तिगत हितों यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के आधार पर ही होते थे. पब्लिक चॉइस की जड़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड रैशनल चॉइस थ्योरी में है और इनके 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं दैट आर इंडिविजुअल्स रैशनली एक्ट करते और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते. मतलब पब्लिक चॉइस थ्योरी ये मानती है कि हर व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो, पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट, वो डिसीजन वही लेगा जिससे उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यानी यूटिलिटी मिले. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मंत्री है तो वो चुनाव के समय ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस करता है जो लोकप्रिय हो, जो लोगों को पसंद आए, जैसे मुफ्त बिजली या राशन, ताकि जनता खुश होकर उसे वोट दे. उसका एम जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा
वोट प्राप्त करना होता है, वोट पाना होता है। देन कलेक्टिव डिसीजंस आर द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जो कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे पॉलिसीज बनाना, बजट तय करना या लॉ पास करना, वो एक्चुअली में इंडिविजुअल इंटरेस्ट का रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, 60 लोग एजुकेशन पर, शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा चाहते हैं, वहीं 40 लोग सड़क बनवाना चाहते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। जब वोटिंग होती है तो शिक्षा वाला प्रस्ताव पास हो जाता है और ये डिसीजन कलेक्टिव है, लेकिन असल में ये 60 व्यक्तियों की इंडिविजुअल प्रेफरेंस का योग है। इसलिए कलेक्टिव आउटकम इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल चॉइसेस को मिलाकर बनता है। देन पॉलिटिकल प्रोसेसेस लाइक मार्केट्स कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस फेलियर्स सच एज इनएफिशिएंसी और करप्शन। मतलब मार्केट फेलियर तब होता है जब बाजार जनता की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। वैसे ही गवर्नमेंट फेलियर या पॉलिटिकल फेलियर तब होता है जब सरकार या प्रशासन जनता के इंटरेस्ट में काम नहीं करता। और ये इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से होता है। यानी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक इंटरेस्ट की जगह प्राइवेट इंटरेस्ट हावी हो जाता है, और यही है पॉलिटिकल फेलियर। अब बात करते हैं पब्लिक अप्रोच के मेजर थिंकर्स एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जेम्स एम मैकनन, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में सेल्फ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं। देन गॉर्डन टुलॉक, उन्होंने बताया कि कैसे लोग पॉलिसीज़ को अपने इंटरेस्ट में बदलने के लिए रेंट सीकिंग करते हैं। रेंट सीकिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिंग प्रैक्टिस है जिसमें पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करके और अपने पर्सनल प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है। एंथनी डाउन्स ने समझाया कि क्यों वोटर्स कभी कभी वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है बेनिफिट से ज़्यादा कॉस्ट है, खर्चा है। विलियम निस्कैनन ने बजट मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया, जिसके अनुसार ब्यूरोक्रेट्स हमेशा अपना डिपार्टमेंट और बजट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर एक थिंकर ने ये रिवील किया कि इंडिविजुअल मोटिवेशंस कलेक्टिव गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर हुआ। सो पब्लिक चॉइस अप्रोच ने वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, उस पर सवाल उठाए। इसने कहा कि गवर्नमेंट हमेशा जनहित में काम नहीं करती, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स अपने पद और बजट बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। सो इसका सल्यूशन ये था कि मार्केट लाइक मैकेनिज्म को एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए, लाइक कंपटीशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस। और इसीलिए आज हम कई सारे रिफॉर्म्स देखते हैं, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और ये सब पब्लिक चॉइस का रिजल्ट है। हालांकि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है, हर प्रिंसिपल्स की अपनी लिमिटेशंस है। पब्लिक चॉइस अप्रोच का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये इंसान को केवल सेल्फिश यानी स्वार्थी और लाभवादी मानती है। लाभवादी मतलब बेनिफिट उठाने वाला। ये एथिक्स, पब्लिक सर्विस और कलेक्टिव गुड के रोल को इग्नोर करती है। पॉल एप्पलबाय एंड व्हाइट वॉल्डो जैसे स्कॉलर्स ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि जस्टिस, मोरालिटी एंड सर्विस पर भी आधारित होना चाहिए। इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद पब्लिक चॉइस अप्रोच ने हम कैसे गवर्नेंस को समझते हैं इस बात को रीशेप किया। इसने एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोर्स किया कि वो सोचे कि गवर्नमेंट को कैसे चलाए और कैसे अकाउंटेबल यानी जनता को जवाबदेह बनाए, कैसे टैक्स पेयर्स को उनके भरे हुए टैक्स मनी की वैल्यू गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज से मिले, और पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंसेंटिव्स यानी छूट में कैसे बैलेंस करे। बजट ट्रांसपेरेंसी से सिटीजन चार्टर्स तक, डिजिटल गवर्नेंस से प्राइवेटाइजेशन तक, आज के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में पब्लिक चॉइस को फील किया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे सरकार को ये करना चाहिए, तो सोचिए कौन तय करेगा, क्यों करेगा और किसके इंटरेस्ट में करेगा। पब्लिक चॉइस अप्रोच हमें याद दिलाती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस ये सभी जनता की पसंद पर हैं, जो सिस्टम को बनाती हैं। और यही पब्लिक चॉइस अप्रोच की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी को वापस उसकी ट्रू रूट्स तक ले जाती है, जो कि है नागरिक, सिटीजन्स।